चाइना के 7th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश की जो बुक है उसमें पढ़ाया जाता है देव भैया के बारे में। 350 रुपए मेरी तनख्वाह थी। 350 रुपए। एक दूध की डेयरी थी। अच्छा। करना क्या था, सुबह 3-4 बजे उठना पड़ता था भैया, सफाई करना और दूध में थोड़ा पानी मिलाना और मैं तेरी जान लेना आया हूँ। उत्तराखंड में पहाड़ों में जो सबकी ज़्यादातर लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उतनी मजबूत नहीं रहती, तो फिर फर्दर स्टडी कर नहीं पाए। मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। ओके। हाँ, अब तो बेल्ट तो नहीं रही लेकिन ब्राउन में अभी भी हूँ। देखो भाई, मैं एक ऐसे गांव से आया हूँ, एक बच्चा जिसके पैर में जूते नहीं है, जिसके पास एक जोड़ी कपड़ा है। ऐसा भी टाइम आया हमारे गांव में, हम 1-2 दिन भूखे सोए, खाने के लिए नहीं। पिछले साल 8 रेस्टोरेंट खोले हमने। क्या बात है। अभी चाइना में अंबर पैलेस इज द लार्जेस्ट चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट। 15 रेस्टोरेंट हैं, लगभग 150 एम्प्लॉई है, उसमें 100 इंडियन है। अच्छा। और 80% से ज्यादा हमारे उत्तराखंड से। देहरादून में मेरे ख्याल से 1994-5 में जब मैं दिल्ली जा रहा था, अच्छा, तो ये पूरा पेड़ों से भरा पड़ा, हरियाली हरियाली हरियाली, मजा आ जाता था। लेकिन अब तो गर्मी गर्मी हो रही भाई तुम्हारे देहरादून में। नो वन कैन डू बेटर क्लीनिंग देन मी। 45 फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा कर चुका हूँ मैं चाइना में। वो लिपुखा नहीं पीसी। आप ये मत समझो कि ये मिनिस्टर है तो मैं एक नौकर हूँ, या फिर ये करोड़पति है तो मैं गरीब हूँ। नहीं, कभी भी अपने आप को कम मत आंको। आपकी जो कहानी है, बायोग्राफी है, वो हमें बड़ी पर्दे पे देखने के लिए जल्द मिल सकती है, कहीं ना मिल सकती है 1-2 साल के अंदर। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल आपके। आज देहरादून अनफिल्टर्ड का 2nd एपिसोड है और 2nd एपिसोड में ही हम जाने वाले हैं इंटरनेशनल, क्योंकि आज के हमारे एपिसोड में आने वाले हैं एक इंटरनेशनल गेस्ट, और वो भी सीधा चाइना से। आपने अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तराखंड टू चाइना। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं 2nd एपिसोड की। देव भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड में और हमारे देहरादून अनफिल्टर्ड के 2nd एपिसोड में। थैंक यू। थैंक्स। और कैसा लग रहा है आपको? एकदम मस्त देवभूमि में। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक भट्ट स्वागत करता हूं देहरादून अनफिल्टर्ड के 2nd एपिसोड में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जाने वाले हैं सीधा इंटरनेशनल, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं सीधा चाइना से। देव रतूड़ी भैया, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देव रतूड़ी भैया के बारे में मैं आपको बता दूं, देव रतूड़ी भैया चाइना में रहते हैं, टिहरी से हैं। और देव रतूड़ी भैया की चाइना में करीबन 15 होटल वहाँ पर इनके मौजूद हैं। और साथ ही साथ में देव भैया के बारे में चाइना के बच्चों को, 7th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश की जो बुक है उसमें पढ़ाया जाता है देव भैया के बारे में। साथ ही साथ चाइना में करीबन 40+ फिल्म्स और वेब सीरीज इन्होंने की है। देव भैया, इतना सारा काम आपने कर लिया और इतनी कम उम्र में, माशाल्लाह, बहुत यंग दिखते हैं। कैसे पहुंचे चाइना? उत्तराखंड टिहरी से चाइना पहुंचना कैसा ये सफ़र रहा, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। ये सफ़र शुरू हुआ 1993 में। 93 में? मैंने हाई स्कूल करा और अच्छा। उसके बाद क्योंकि फर्दर स्टडी करना चाहता था, लेकिन आपको पता ही है उत्तराखंड में पहाड़ों में जो सबकी ज़्यादातर लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उतनी मजबूत नहीं रहती, तो फिर फर्दर स्टडी कर नहीं पाए। तो मैंने सोचा चलो दिल्ली चलते हैं, कहीं जॉब करते हैं। उस टाइम आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र रही कोई 14-15 साल। अच्छा। हाँ, 15 साल में मैं दिल्ली में पहला जॉब शुरू करा मैंने। नाबालिग थे आप? हाँ, बिल्कुल। और 350 रुपए मेरी तनख्वाह थी। 350 रुपए? 350। वहाँ चाचा जी रहते थे, तो उन्होंने एक दूध की डेयरी थी। अच्छा। कह रहे यार तू यहाँ काम कर। अच्छा। करना क्या था, सुबह 3-4 बजे उठना पड़ता था भैया, सफाई करना और दूध में थोड़ा पानी मिलाना और अच्छा। थोड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ। तो ये 1 साल तक चला जॉब। हाँ। तो 1 साल बाद क्या हुआ कि उस दौरान एक राव साहब हैं, राम कुमार यादव जी हैं, बहुत अच्छे संजन, कापासड़ा में जहाँ मैं काम करता था। तो उस दूध की डेयरी के आगे से डेली निकलते थे। अच्छा। उनका रूटीन था 3:30 बजे डेली निकलना है, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। वो देखते थे यार ये हमेशा मेरे से पहले आ जाता है। अच्छा। तो एकदम रोक के पूछा, भाई तू इसका रिश्तेदार है क्या? तो उसको लगा कि रिश्तेदार है, कितनी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहा है। और हम पहाड़ी, आपको पता ही है, जहाँ जिम्मेदारी की बात आती, जहाँ मेहनत की बात आती, जहाँ ईमानदारी की बात आती, तो पहाड़ी आपको सबसे आगे मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं कहा नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं गढ़वाल से हूँ। और कह रहा लगता तो नहीं। मैं कहा नहीं, मैं लगता तो नहीं, लेकिन मैं हूँ। तो कह रहा यार, तो उसको समझ में आ गया। अच्छा। यार ये रिश्तेदार नहीं है। कह रहा तू हमारे यहाँ चल। अच्छा। हाँ, तनख्वाह कितनी मिलती है? हाँ। तो मेरे 350 मैंने बढ़ा के बोले, मैं कहा 400। अच्छा, ताकि वहाँ ज़्यादा मिले। और कह अच्छा, रहा मैं 500 दूंगा। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ चाचा जी को। चाचा जी को पूछा तो करे यार ये तो अच्छा मौका है, 500 रुपये तनख्वाह मिल रही, 1 ही साल में प्रमोशन हो गया। तो मैं उनके यहाँ चला गया। ओके। तो वहाँ क्या था कि
उनको डेली घर से पिकअप करना, उनका फार्म हाउस था, और उनके ऑफिस की सफाई, उनकी गाड़ी की सफाई, उनके लिए खाना लाना। तो मैं लगभग इस काम में रहा। मैंने लगभग 10 या 11 साल काटे मैंने उनके साथ में। 11 साल का सफ़र रहा है। और तो उन्होंने फिर अपना गाड़ी सिखा दी, और उनके साथ में कंस्ट्रक्शन में उसमें मैं अपना काम करा। अच्छा। तो फिर उनके साथ 10-11 साल काम करा मैंने। तो 10-11 उन्होंने, साल। हाँ, उन्होंने मेरे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा, उसी तरह से ट्रेन करा। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। वही मेरे द्रोणाचार्य हैं। ओके। तो बिजनेस करते थे, तो उनका जो बिजनेस करने का जो हाव भाव था, जो लोगों का, उनका तो अपना ये वसूल था कि भैया अपना एक 25 पैसा छूट जाए, लेकिन किसी का, उनका ये था उसूल कि किसी का अगर 1 रुपए है तो 100 रुपए खर्चा करके उसको 1 रुपए देने जाएंगे। क्या बात। किसी का 1 पैसा नहीं रखना है, लेकिन अपना भी 1 नहीं छोड़ना है। वो बिल्कुल उसूल के इतने बिल्कुल पक्के। हाँ। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो फिर 96-97 की बात है, यंग ब्लड, और मैंने देखी बहुत सारी ब्रूस ली की फिल्म्स। अच्छा। हाँ, शौकीन थे आप? शौकीन था मैं फिल्म का, बड़ा इंस्पायर हुआ मैं को यार मेरे को भी हीरो बनना है। अच्छा। जो मेरे अंदर का हीरो जाग गया ब्रूस ली को देख के। हाँ, और वहाँ अच्छा खासा जॉब कर रहा था 10 साल तक। हाँ। एक दिन दिमाग में आ गया और मैं दिल्ली से भाग के बम्बई चला गया। अच्छा। हीरो बनने। अच्छा। क्या बात है। हाँ। तो बम्बई गया तो मेरे भाई साहब रहते थे वहाँ पर। अच्छा, मतलब कोई था परिचित वहाँ पर? हाँ हाँ, मेरे बड़े भाई साहब वहाँ थे। तो वो जानते थे ये जो सिनीवेस्टा कम्युनिकेशन के ओनर हैं पुनीत सर जी को। हाँ। तो उनके वहाँ पर रहा मैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कैसे आए हो? मैं कहा सर मेरे को एक्टिंग करनी। करा कहाँ से कोर्स करा? मैं कहा कोर्स तो मैंने कहीं से नहीं करा, तो कर लूँगा एक्टिंग। मैं कहा मेरे अंदर पता क्या शुरू से ही था कि मैं मना नहीं करता था। मैं कहा मैं कर लूँगा। अच्छा। नहीं आता सीख जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर कि अपने पुनीत सर जी एक सीरियल बना रहे हैं जो हिंदुस्तानी है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा कि लेटर देना पुनीत को, और एप्लीकेशन बना दी आपके नाम की? हाँ, मेरे नाम की। मैं गया, उनको दिया, तो कह रहे यार, उन्होंने भी वही सवाल पूछा, एक्टिंग आती? मैं कहा नहीं। तो कह रहे एक काम कर, तो ऑब्जर्व कर। अच्छा। जो एक्टिंग कर रहे हैं, और इस क्राउड में बैठ के जो एक्स्ट्रा होते हैं, कभी ताली बजा रहे हैं, कभी रेस मार रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। तो मैं भी लग गया हंसते के टाइम पे। मैं हंस रहा हूँ, रेस मार रहा हूँ। मैंने सोचा मैं तो एक्टर बन गया, मजा आ गया। तो एक महीने गया, 2 महीने गया, 6 महीने हो गए। मैंने बोला पुनीत सर, मैं कहा 6 महीने हो गए, अब तो चप्पल भी घिस गई, इतनी दूर से आता हूँ, आप कुछ रोल दीजिए, मैं कर लूँगा। अच्छा। तो वहाँ एक जो दारा सिंह जी के लड़के हैं, बिंदु, उनका कोई रोल था, और वो आतंकवादी को पकड़ के लाते हैं कि नहीं सर चाहे कुछ हो जाए, मतलब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, माँ कसम मैं इसको मार दूंगा। करण ही नहीं यार इसको, मतलब इस तरह का डायलॉग था। कह रहा तू एक काम कर, उन्होंने अपना डायलॉग बोल दिया, ओके हो गया। कह रहा तू इस डायलॉग को याद कर, और थोड़ी देर में हम देखते हैं कितना सीखा तूने। मैं बोला यार आज तो मेरा दिन है, मैं हो गया तैयार। और मैंने वो डायलॉग बिल्कुल रट्टा मार के तैयार हो गया मैं। अच्छा। और ऐसे ही हम बैठे हैं, सारे लोग जो है 10-12 लोग यूनिट के देख रहे हैं, हाँ भाई तैयार, रेडी। मैं खड़ा हो गया जोश में, कैमरा लाइट एक्शन। जैसे एक्शन हो मेरे पैर कांपने लगे। मेरे से एक कैमरा फियर आ गया आपके सामने? हाँ, अरे जबकि इतने दिनों से रह रहा हूँ उनके साथ में, एक शब्द नहीं निकला मुंह से। अच्छा। एक शब्द नहीं बोला। तो फिर वहाँ पता चल गया कि एक्टिंग जो है थोड़ा सा हाँ इतना आसान नहीं है। तो भैया फिर बोला 6 महीने तक पुनीत जी ने एक्टिंग के लिए मत बोलना। अच्छा। हाँ, ढंग से देख, ऑब्जर्व करो, सीख। मुझे भी लगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ में। मैं तो 6 महीने से अंदर कैमरे के आगे आती या एकदम हाँ। मैं कहा यार अब क्या करें। तो रहा मैं, लेकिन एक अच्छी चीज हुई कि मैं बम्बई रहा लगभग 1.5 से 2 साल। ओके। तो मैंने उस दौरान मार्शल आर्ट सीखा साथ में। हाँ, साथ में मार्शल आर्ट सीखता था और सिखाता भी था। अच्छा। बम्बई में। तो आपने कौन सी बेल्ट हासिल कर रखी है उसमें? मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। ओके। हाँ, अब तो बेल्ट तो नहीं रही, लेकिन ब्राउन में अभी भी हूँ। अच्छा। तो ये शौक था, बड़ा जुनून था, तो वापस दिल्ली आ गया दोबारा। वही अंकल जी के साथ जहाँ से भाग के गया था। ठीक है। 1.5-2 साल गुजारे बॉम्बे में गुजारे। तो मैंने बम्बई में क्या करा, एक स्कूल है वहाँ पर मैंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। साथ अंकल जी के साथ काम, और फिर दुनिया भर का कोशिश पर दिमाग में था यार। और मेरे मित्र हैं मिस्टर महावीर रावत, तो इनके साथ हम देख के ना बड़ी फिल्में देखते हैं हम लोग, ब्रूस ली की लगभग हमने सारी फिल्म देख डाली। तो दिमाग में था यार कैसे जाके मैं चाइना पहुँचूँ, कैसे भी करके ब्रूस ली को देख के। हाँ, और वहाँ मार्शल आर्ट में अपने आप को अपडेट करूँ, वहाँ से ब्लैक बेल्ट टॉप लेवल का दोबारा, हाँ टॉप लेवल का बन जाऊँ एकदम बिल्कुल। और फिर यहाँ के बच्चों को सिखाऊँ। रास्ता नहीं मिल रहा, जाएं कैसे। तो 1 साल बाद अचानक 2004 की बात है, एक आदमी मिला मेरे को, कह रहे यार मैं एक तेरे को चाइना जाने का बड़ा है, मेरा एक दोस्त है उसका चाइना में रेस्टोरेंट है। अच्छा। इंडियन रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे वेटर
की जॉब है वहाँ पे, अगर तू चाइना जाना चाहता है। तो मैं कहा यार वेटर की जॉब है, तो मैं कह ये भी मौका है मेरे लिए। दिन में वेटर की जॉब करूँगा, अपना रात को जब भी टाइम मिलेगा सुबह और शाम को अपना मार्शल आर्ट सीखूंगा। मैं कहा चल। तो ओनर से मिला तो उसने बोला काम आता है, फिर वही हाल। मैं यार काम तो नहीं आता है, क्यों होटल में काम नहीं करा था, कभी किया ही नहीं। मैं कहा सर मैं कर दूंगा। अच्छा, क्योंकि जाने की इच्छा हाँ थी। ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने लगाया कि 1-2 रेस्टोरेंट में तब तक थोड़ा सा ट्रेनिंग ले ले। गया मैं नोएडा एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर मैंने काम करा 2 महीना। तो मैंने सोचा जाऊंगा तो सीधा गेस्टों से ऑर्डर लेना और ये सब सीखूंगा। उसने मेरे को सीधा लगा दिया किचन में पीछे, कर यहाँ से बर्तन धोते हैं तो इसको साफ कर। अच्छा। 1 महीना हो गया। अरे मैं कह रहा ऐसा थोड़ी होता, मैं काम सीखने आ रखा हूँ। करे यही तो काम है भैया, तेरे को पहचाना किस में सूप जाता है, किस में मेन कोर्स जाता है, किस में क्या जाता है, इन बर्तनों के नाम क्या है, गिलासों के नाम क्या है। और देखता जैसे गिलास मैंने साफ कर, देखता अरे ये गिलास में तो डस्ट है, और बाकी के गिलासों में दोबारा पानी फेंक देता, दोबारा साफ करो। बताओ। मैं कह रहा ऐसा तो नहीं चलेगा। पर अचानक 2 महीने बाद उस ओनर का फोन आ गया। अच्छा। कि भाई चाइना में वैकेंसी है। वो मैं खुश हो गया, पासपोर्ट दिया, वीजा लग गया। अच्छा। वीजा लग गया, करे टिकट खुद बनानी है। अच्छा। अबे मैं कहा यार टिकट खुद बनानी है, मेरे पास कहाँ से पैसे है? उस टाइम आपको पता ही है 6-7 हज़ार रुपए तनख्वाह होती थी। 10 तारीख को तनख्वाह मिलती थी, 9 तारीख को तनख्वाह ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती थी। अच्छा। तो फिर एक रिश्तेदार रहते थे न्यूजीलैंड में, उनको फोन करा। मैं कहा भाई ऐसा है कि मेरे को मिल गया चाइना का जाने का मौका, और ये टिकट का 16,000 की टिकट है उस टाइम। अच्छा। आपको ये मेरे को हेल्प करनी है। अच्छा। तो उन्होंने हेल्प करी उसकी, ठीक है, और टिकट बनी और हम पहुंच गए चाइना, चांदनी चौक टू चाइना। अच्छा, अब दिल्ली में था मैं, चाइना पहुंच गया। जैसे हम चाइना पहुंचे तो चाइना के दिमाग में जो छवि थी वो ब्रूस ली की मूवी देख के, लंबे बाल, हर एक आदमी मार्शल आर्टिस्ट, हाइट छोटी छोटी आंखें, वो था दिमाग में। तो चाइना के बारे में जो हमारी छवि थी, वो द लेक ऑफ नॉलेज, तो ये था कि हमने मूवीज देखी थी, मूवी के हिसाब से हमने देखा कि चाइना में तो ऐसा है, हर एक बंदा मार्शल आर्टिस्ट है, वहाँ जाऊँगा तो कोई भी बंदा मेरे को सिखा देगा, धीरे धीरे सीख जाऊँगा ऐसे माहौल में। और दूसरा ये था कि भाई वहाँ तो मतलब घर, छोटे घर जो ब्रूस ली की मूवी में हमने अक्सर देखी है। तो जब जैसे हम वहाँ दिल्ली से हांगकांग पहुँचे भैया, मैं तो देखता रहेगा ये क्या है भाई। वहाँ से फिर फास्ट ट्रेन 300 की स्पीड से, लाइक हांगकांग से शंजन 1 घंटे में 300-350 किलोमीटर। बताओ। वहाँ पहुंचे तो बड़ी बड़ी लाइक हाई राइज बिल्डिंग, एंड लोग भी ऐसे भाई टॉल एंड मोटे एंड सब फिट। मैं कहा यार ये कौन सा, ये तो हॉलीवुड फिल्म है। मतलब ऐसा लग रहा था चाइना के बारे में। घुस गया मैं सीधा हॉलीवुड वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2-3 दिन तो ऐसे नशे में रहा इसका। मैं कहा यार कहाँ ये क्या है, ये तो मतलब जबरदस्त सीन है। लेकिन रेस्टोरेंट में पूछा तो 1-2 दिन बाद फिर मैं कहा यार मेरा तो जो मकसद था वो तो मार्शल आर्ट का था। तो मैंने पूछा 1-2 को, मैं कहा भाई यार ऐसा है मेरे को मार्शल आर्ट सीखना है। जो वहाँ लड़का था तो मैं उसको दिखाए 2-3 अपने एक्शन सीख रखा था आपने? हाँ मैंने बिल्कुल जंप, हाई जंप और साइड किक और ये सब दिखाया। उसने कहा यार तेरे को मस्त मार्शल आर्ट आता है। मैं कह रहा तू मेरे को थोड़ा और सिखा। अच्छा। तुम्हारा जो मैंने मार्शल आर्ट सीखा ना, ब्रूस ली का 1 उंगली पे और ये खड़ा होना वो सिखाओ मेरे को। कौन सा मार्शल आर्ट भाई? मेरे को एक को पूछो, दूसरे को पूछो, तीसरे को पूछो। वो बंदा बड़ा परेशान हो गया। वहाँ किसी को नहीं आती थी वहाँ, मतलब बहुत कम लोगों को। तो उसको लगा यार ये तो पीछे पड़ गया मेरे। एक दिन फिर वो वीडियो लाया। अच्छा। वो बाबा रामदेव की पेट ऐसा घूम रहा है, करे यार तू ये करके दिखाना मेरे को। मैं कहा भाई मैं कोई योगी थोड़ी हूँ। कर तुम इंडिया से नहीं, तू गए इंडिया से, हमें तो लगता है कि सारे इंडियन हुआ था योगा। ओके। या फिर उन्होंने फिल्म देख रखी थी, आवारा हूँ, हर एक बंदा गाना गाता है, डांस करता है। तो मैं कहा यार ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में हर एक को नहीं आता। कह रहा भाई वही हाल चाइना के है। उसने आपको लेसन दे दिया, एग्जाम्पल्स दे दिया आपको। हाँ। तो ये 4-5 महीने में लगभग मैंने चाइनीज भाषा सीख ली। अच्छा। हाँ सीखने का बड़ा था, क्योंकि मेरा ये था कि यार मैं मना तो करता था जो भी काम है, मतलब आई डू इट। तो भाषा सीख ली तो फिर वहाँ से समझ में आया उनका कल्चर। अच्छा। और दिखा कि यार यहाँ पर तो ये तो अपॉर्चुनिटी है। एंड चाइना रियली बोलूँ तो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहाँ है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यू कैन अचीव एवरीथिंग, एनीथिंग। तो शुरू हुआ वेट्रिक से जॉब, 12-13 हज़ार 14 हज़ार तनख्वाह थी मेरे ख्याल से उस टाइम 2005 में। ओके। पहली जॉब। ठीक है। 1.5 साल काम करा मैंने। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। अच्छा। होटल से, 5 स्टार होटल के GM वगैरह। तो मैं देखता था यार इनकी तनख्वाह 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मैं कह रहा बंदा 1 महीने में इतना कमा सकता है। मैं कहा यार देव एक बार अगर 1 लाख तनख्वाह मिल जाए ना महीने की। मैं उस टाइम 2005 की बात है। अच्छा। मैं कह 6-7 में मैं कह 1 लाख तनख्वाह मिल जाए तो लाइफ सेट एकदम बिल्कुल। तो 1.5 साल काम करा। 1.5 साल बाद मेरे एक जर्मन रेस्टोरेंट में इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ मेरी तनख्वाह लगभग 1 लाख रुपए। अरे वाह।
मतलब सीधा जंप 15 से सीधा 80,000 के करीब करीब थी होगी उस दौरान जो अभी एक्सचेंज रेट है जी। तो 80,000 बहुत बड़ी बात थी। सही बात है। मैं कहा यार ये तो बल्ले 15 से बल्ले 80। हाँ। पर मैं लगातार सीखता रहा जर्मन का बेसिक लैंग्वेज, जर्मन फूड के बारे में, वाइन के बारे में, वेस्टर्न फूड के बारे में मैंने लर्निंग, मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर पाया 10वीं के बाद, लेकिन एक चीज़ मैंने कभी बंद नहीं करी, वो करी सीखना। मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ और एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मतलब सीखता रहता हूँ मैं हमेशा। एंड ये लाइफ में रहना चाहिए। अगर आपको जिस दिन आप अपने मास्टर बनने की कोशिश करी तो वो डाउनफॉल आ जाएगा, और जब तक आप स्टूडेंट है आप राइज करोगे। बिल्कुल। तो लीव लाइक अ लॉन्ग लाइफ स्टूडेंट। वहाँ काम करा तो फिर 1 साल बाद फिर एक ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट में मौका मिला। जैसा जर्मन से ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट में मैं एक रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया। वहाँ मेरी तनख्वाह लगभग 1.5 लाख रुपए सीधा मैंने जंप पे संभाला। और उसके बाद वो रेस्टोरेंट मैंने डेढ़ साल काम करा, और 2010 में मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में जीएम। अब सोचो मैंने कभी कोई होटल मैनेजमेंट नहीं किया। और उस अमेरिकन रेस्टोरेंट में जो हेड शेफ था तो अमेरिका का था। अच्छा। जिसने बिल क्लिंटन का भी खाना बना रखा है। क्या बात है। उस बंदे ने बताया कि मैं एक बार इवेंट में बिल क्लिंटन, और जो बार मैनेजर था वो लंदन का था। अच्छा। और बाकी चाइनीज थे, और मैं उस रेस्टोरेंट का जीएम था। और उस टाइम मेरी तनख्वाह लगभग 3.5 लाख रुपए थी। 3.5 लाख 2010 में। मतलब माले चढ़ते गए आप लोग, सीढ़ी चढ़ता माले से ऊपर माला। और उसके पीछे कारण है भाई, एक तो मेहनत है, मैं लगातार सीखता रहा। दूसरा मैं स्टूडेंट ही बना रहा। हाँ, मैंने टीचर बनने की कोशिश नहीं करी, ना मैं आज भी नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि हर एक आदमी से, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे भी कुछ सीख सकता हूँ। आज की डेट में हमारे रेस्टोरेंट में इतने सारे स्टाफ है, मैं उनसे भी सीखता हूँ बहुत सारी। कई बार ऐसी चीजें होती है कि लाइक कोई भी आपको एक नई चीज ऐसा ज्ञान दे सकता है ना। तो उसके बाद फिर मैं न्यूजीलैंड चला गया, क्योंकि मैंने वाइन का कोर्स करा, द बेसिक एंड इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो उसके लिए मैं न्यूजीलैंड गया, 2-3 महीना मैं वहाँ रहा थोड़ा बहुत। तो उस दौरान मेरे को एक ईमेल आती चाइना से कि भाई हम लोग एक साइटेक ग्रुप है, तो उनके 17 मॉल है पूरे ओवरऑल चाइना में। अच्छा। तो कह रहे हैं हम लोगों को एक F&B ऑपरेशन डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं जो कि हमारा F&B का सेटअप करे उसमें मॉल चाइना में, मॉल में। ओनर मेरे को जानता था, तो मैं वापस आ गया। तो वहाँ काम करा मैंने लगभग 2 साल के करीब। तो मेरी लास्ट सैलरी लगभग 4 लाख के करीब थी। तो 7 साल के दौरान एक समझ में आया यार कि पैसा तो कमा दिया, हफ्ते में 2 छुट्टी है, पैसा भी अच्छा मिल रहा, अपनी लाइफ भी सेट हो गई। और मैं उस दौरान कम से कम 50 से ज़्यादा या 100 के करीब लोगों को ला चुका था चाइना, अपने मतलब उत्तराखंड के लोगों को। मैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराता था। अच्छा। लेकिन मुझे लगा यार ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। हाँ। इतने सारे लोगों का, मतलब अपने रिश्तेदारों को तो मैं सबको लेके आ गया था लगभग कि बहुत सारी बेरोजगारी है। इसको एक तो ये बेरोजगारी एक मुद्दा था, दूसरा ये था कि कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा था इंडिया एंड चाइना, क्योंकि मेरी जो थॉट थी चाइना के बारे में, और इन 7 सालों में देखा जो चाइनीज का जो थॉट था इंडियन के बारे में कि गरीबी है। अच्छा। गंदगी है, पुअर्टी है, स्लम है, मतलब। पर इंडिया देखो, अगर आप तो इंडिया ने एक विश्व गुरु रहा है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से इंडिया को देखें, ऐसा हार्ट ऑफ, अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे विश्व का हार्ट भारत है। बिल्कुल, है ना। ये समागम है। और IT सेक्टर में देखिए हम लोग, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग बहुत आगे हैं चाइना से। हाँ, हालांकि इंफ्रा की बात करें तो चाइना से कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं कह रही कल्चरल गैप भरना है हमेशा रहता। जब भी किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाता था मैं खाना खाने, तो ट्रूली स्पीकिंग आई वाज लाइक अ वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब कभी भी किसी को मैं ले जाता, मेरे दोस्त भी ऐसे बन गए थे ना, कोई CEO है, कोई कॉन्सुलेट जनरल है, एम्बेसडर है, बहुत सारे लोग इस तरह के, उनको ले जाता था कभी खाने खाने। तो किसी भी कोई ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था जिससे मैं बोलूँ यार इंडिया ऐसा है, मतलब मेरे को प्राउड फील हो। तो ये कलिक हम ये जो गैप था, ये जो हमेशा खलता था यार कि कैसे इसको फिल करना है। तो एक दोस्त था, उसके साथ मिलके फिर हमने एक 2013 में डिसाइड करा एक कल्चरल थीम का रेस्टोरेंट, पहला भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट खोला जाए, जहां पर कि आदमी स्टेप इन टू अम्बा पैलेस एंड दे फील लाइक दे आर इन इंडिया। कि कल्चरल जो दिखे हमारे भारत का असली कल्चर। तो उसकी शुरुआत जो है मैंने की 2013 में। अच्छा। हाँ, फर्स्ट इंडियन कल्चरल थीम रेस्टोरेंट। फाउंडर कह सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, उसका योगदान मैं जरूर लूंगा। बहुत बढ़िया। तो पहला रेस्टोरेंट खुला हमारा 2013 में। क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का? पहले हमारा लाल किले के नाम से, रेड फोर्ट के नाम से था। अभी हमने सारे रेस्टोरेंट अंबर पैलेस के नाम से। तो 2013 से शुरुआत हुई, तो वहाँ पर वो रेस्टोरेंट चल पड़ा। उसके पीछे कारण था, एक तो उस रेस्टोरेंट जिस तरह से वो भव्य बन रखा था, जैसे उसके दरवाजे, खिड़की, ओपन किचन,
एंड प्लेटिंग, मतलब वहाँ हमने दुनिया भर के ऐसे इनोवेशन किए कि लोगों को तो दिमाग में इंडियन खाना ही है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वो ढाबा स्टाइल गंदा पंदा किचन में, अगर आप शेफ अनहाइजेनिक यार, जैसे किचन से शेफ बाहर आते थे तो आप देख लोगे तो आप खाना नहीं खा सकते। और जब हमने खोला लाइक ग्लास विंडो, वो देख रहे हैं यार किचन में सारे शेफ लाइक हैंडसम यंग शेफ खाना बना रहे हैं, ओपन किचन दिखा दिया, ओपन किचन साफ सुथरा, और प्लेटिंग जब खाना आपके सामने आता था कि यार ये है इंडियन खाना, प्रेजेंटेशन, और महंगा भी। उन्होंने बोला यार इंडियन खाना तो इतना महंगा नहीं, तो मैंने इंडियन खाना है ऐसा, क्योंकि छवि ऐसे थे ना। वो क्या रहा था कि अनप्रोफेशनल लोग कुछ जो कर रहे थे, जैसे एक ने खोला तो दूसरे ने उसका कॉपी कर दिया, तीसरे उससे कॉपी करा, तो क्रिएटिविटी नहीं हो रही थी। और जहाँ क्रिएटिविटी नहीं है तो वो डाउनफॉल जाता है। तो आप पूरी क्रिएटिविटी के साथ घुसे, हाँ, और वो चल पड़ा। तो उसके उसी दौरान एक मीडिया CCTV4 है चाइना का एक चैनल, फॉरेनर इन चाइना, और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं फॉरेनर पे जो सक्सेसफुल हैं। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हाउ टू रन द सक्सेसफुल रेस्टोरेंट, मेरे ऊपर 30 मिनट की। अच्छा। एंड वो डॉक्यूमेंट्री पूरे चाइना में मतलब फैल गई, वायरल। हाँ, बिल्कुल। तो लोग आने शुरू हो गए मेरे पास कि भैया आप खोलो यार, ये क्या कॉन्सेप्ट है, हम भी खोलते हैं इस तरह से। तो धीरे धीरे चलता गया। तो एक रेस्टोरेंट से देखो अभी 2, 3, 4 बहुत सारे रेस्टोरेंट खोले हमने। 2017 में फिर एक डाउनफॉल भी, एक बड़ी गलती करी मैंने, एक रेस्टोरेंट खोला, एक बहुत बड़ा। अच्छा। मैं कहा यार चाइना का तो बड़ा, एक एशिया का बेस्ट रेस्टोरेंट बनाते हैं यहाँ चाइना में। ओके। उसमें लगभग 4.6 मिलियन, लगभग 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया आपने। तो 3-4 दोस्त थे हम लोग मिलके, और मुझे लगा इस रेस्टोरेंट तो मेरी लाइफ बदलने वाली है। यहाँ से हर महीने 10-20 लाख रुपए आएगा। अरे एकदम बिल्कुल भाई एकदम लाइफ में। लेकिन उसने वास्तव में जिंदगी बदल दी। वो 6-7 महीने में बंद हो गया। अच्छा। और इतना कर्जा, सारा पैसा डूब गया। ओके। उसके बाद रेस्टोरेंट भी नहीं, मतलब यार चल नहीं रहे जो बाकी रेस्टोरेंट थे, और ये रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, ऊपर से कर्जा हो गया, जॉब भी ढंग की मिल नहीं रही है। मैं तो जॉब ढूंढना शुरू कर देता। तो लाइफ में क्या है कि पैशन के साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। इस तरह के देखो अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर है, ये आता रहेगा लाइफ में। जहाँ आपने गिव अप करा, आपने हार, लेकिन एक हार होती 2 तरह की। एक आपने हार मानी, आप थोड़ा बैठ गए, आपने, एक होती कंप्लीट हार जो कि आपने दिमाग से भी निकाल दिया। तो वो नहीं करना है लाइफ में। थोड़ी देर के लिए रुको, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा राइज हो जाओ। तो इस तरह से 2018 में दोबारा शुरू करा मैंने। अच्छा। यानी मैंने दोबारा शुरू करा, चल पड़ा। 2020 में कोविड आ गया, फिर सब फ्लैट। 2021 में, पर उस दौरान ये अच्छा हुआ कि मैंने फिल्म्स वगैरह भी करी। हाँ 2020 में। तो 2021 में हमने फिर दोबारा से शुरू करा। पिछले साल 8 रेस्टोरेंट खोले हमने। क्या बात है। अभी चाइना में अंबर पैलेस इज द लार्जेस्ट चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट, मतलब सबसे बड़ी चेन है। अच्छा। 15 रेस्टोरेंट हैं, लगभग 150 एम्प्लॉय हैं, उसमें 100 इंडियन है। अच्छा। और 80% से ज्यादा हमारे उत्तराखंड से। वाह। अच्छा। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि गिव अप नहीं करा। अगर मैं चंगदू में गिव अप कर लेता या कोविड के दौरान गिव अप कर लेता, ऐसे हो सकते थे। बहुत सारे लोगों ने करा, छोड़ दिया, नहीं हो सकता, बिजनेस बंद हुआ उस टाइम। बिल्कुल। तो गिव अप नहीं करना है, तो चलता रहा। तो अभी देखो 15 रेस्टोरेंट है, इतने सारे एम्प्लॉय हैं और ग्रोइंग। अभी मैं पिछले महीने में यूएस गया था सर्वे करने। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो अंबर पैलेस है इसको हम एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं। ओके। तो कुछ लोकेशन आइडेंटिफाई करी हमने। तब अमेरिका ले जाने की सोच रहे हैं इसको। अमेरिका, हाँ जी। मैं हमारे जो जनरल मैनेजर हैं राणा जी, उनको लेके गया था मैं कहा आप देखिए, वहाँ पर हमने सर्वे करा तो नेक्स्ट रेस्टोरेंट जो है हमारा यूएस में एक खुलने वाला है। अच्छा देव भैया, इतना बड़ा आपने मतलब रेस्टोरेंट का काम संभाला, एक तरीके से बोलेंगे एंटरप्रेन्योर आप हैं। हाँ जी। तो साथ में फिल्म के अंदर आना कैसा हुआ? वो चाइनीज फिल्म के अंदर, मतलब बॉलीवुड में गए थे कैमरे के सामने आप और चाइना आपने चाइनीज फिल्में करने लगे, मतलब वो कैसा हुआ? मतलब उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि मैं जब बम्बई से वापस आया था दिल्ली, तो मैं मार्शल आर्ट सिखा रहा था एक स्कूल में। तो वहाँ पर एक हरियाणी फिल्म बन रही थी। उन्होंने बोला यार हमको ना कुछ स्टंट है। अच्छा। उस फिल्म में करने, तो आप एक छोटा रोल भी है आपका, एक ताऊ का। कोई छोरा ना वो लड़की को भगा के ले जाता है, तो आपने थाव बनना है और उसको मारना है। अच्छा। मैं कहा ये काम सही, ये हो जाएगा, मारने वाला काम हो जाएगा। ये तो सीख रखा है। हाँ सीख रखा है। तो बोला साथ में एक डायलॉग भी है, तो फिर उसको डायलॉग भी आ गया उसमें। क्या डायलॉग था? क्या था यार? मैं साले मैं तेरी है, हाँ मैं तेरी जान लेना आया हूँ। हरियाणी वाला, सीधा हरियाणी फिल्म करी आपने इंडिया में। अच्छा, उसका चाइना में करी सीधा? नहीं, उसके बाद फिर मैं चाइना चला गया, लेकिन चाइनीज फिल्म में। हाँ 10 साल बाद
फिर चाइना की फिल्म, चाइना में, वो हाँ। कैसे मिला, पहली फिल्म में रोल कैसे मिला आपको? मैं चाइना में था तो हमारा रेस्टोरेंट बड़ा प्यारा है। हाँ। तो वहाँ पर डायरेक्टर आया, यार इतना प्यारा रेस्टोरेंट है, हमको एक शूट करना है इसमें। आपके अपने रेस्टोरेंट में? हाँ, मेरे रेस्टोरेंट में। मैं बोला यार शूट कर ले, तो लेकिन शर्त एक की कि रेस्टोरेंट का प्रमोशन होना चाहिए। हाँ, वो तो जरूरी है। कह रहा यार मैं प्रमोशन तो कर दूंगा, एक छोटा सा रोल है, अगर तो मैं कह, ये मौका है अपने मैं उसको कला को जिंदा करने का। हाँ, कला को जिंदा करने का। और तब तक मेरे कई इंटरव्यूज हो गए थे, तो कैमरा का फेयर था, वो भी नहीं था। तो फिल्म वो छोटा सा सीन था, और वो सीन भी ऐसे ही वायरल हो गया। तो किसी डायरेक्टर ने, दूसरे डायरेक्टर ने देख लिया, तो उसने मेरे को फिर अपनी फिल्म में कहा, यार तेरा जो लुक है ना वो थोड़ा गैंगस्टर टाइप का है, वो एक फिल्म कर। मैंने लिखी इसलिए ली कि मैंने तेरे को देख के पूरा लिखा स्क्रिप्ट। सीधा गैंगस्टर का रोल दिया आपको? मेन लीड। क्या बात, गैंगस्टर। अच्छा। हाँ, जबरदस्त। तो वो फिल्म भी चल पड़ी। वाह। तो फिर इस तरह से चाइना के थिएटर में लगी थी ये? चाइना में, हाँ। क्या नाम था फिल्म का? वॉरियर ब्लेड करके नाम था, चाइनीज नाम। इसमें एक मजेदार चीज है, आपने हरियाणी फिल्म में बोला कि मैं तेरी जान लेने आया हूं। हाँ। और फिर जो चाइनीज फिल्म थी उसमें क्या डायलॉग था आपका जो फेमस हुआ? उसमें भी चाइनीज में थोड़ा बता दीजिए क्या? पहली फिल्म मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले, दुनिया भर के डायलॉग थे उसमें यार भाई। कुछ याद हो अगर कोई बढ़िया सा जो आपको फेवरेट लगता हो? उसमें ये था कि मैं गैंगस्टर था, और जो दूसरा मेरा जो चेला था, एंड ही वाज ट्राइंग टू, मतलब वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसमें, अच्छा। तो उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं उसको किडनैप करवा के मरवा देता हूँ। अच्छा। तो मेरे आगे गिड़गिड़ाता है कि यार अच्छा। नहीं, मैं कहा नहीं, वो लिपुखा नहीं, वो नहीं पीसी औश्र, मतलब तेरे को मरना ही मरना है। अच्छा। अभी तेरे को छोड़ नहीं सकता। तो इस तरह का एक छोटा सा, अच्छा। वो छोटा नहीं, उसमें बड़ा बहुत सारे डायलॉग थे मेरे, बहुत ज्यादा। तो वो फिल्म चली, उसके बाद में कंटिन्यू 3, 4, 5, तो अब तक देखो मैं लगभग 45 फिल्म, 45 फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा कर चुका हूँ मैं चाइना में। हाँ, और लगभग हर एक तरह के रोल है, मेनली गैंगस्टर है। अच्छा। अभी मैं एक फिल्म्स में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बना था, सरदार बन रखे हैं? सरदार बन रखा हूँ, हाँ। उसमें अच्छी बात ये हुई चाइना में कि मैं जो भी मैंने फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा करे हैं, उनमें एक ना एक मतलब फेमस कुछ एक्टर्स थे जिनके साथ में मेरे को रोल मिला। अच्छा। तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। उससे आपको कहीं ना कहीं होटल में भी फायदा हुआ होगा। हाँ, आपके बिजनेस हाँ, उसमें भी आपको फायदा बिल्कुल हुआ? बिल्कुल। बहुत सारे लोग आते हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि रेस्टोरेंट में हमने एक वॉल बनाई थी हर एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कि मेरी और एक्टरों की उस फिल्म की जो पोस्टर्स है, तो लोग देखते रहते हैं। हाँ यार, हाँ, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और जो मेरा पहला एक दूसरा टीवी ड्रामा कोविड के दौरान आया, माय रूममेट इज डिटेक्टिव, उसमें मेरे को अवार्ड मिला है। अच्छा। हाँ जी, उसमें मैंने एक पुलिस का रोल करा है। 26 एपिसोड है, लगभग 100 दिन की शूटिंग थी। और वो जो मेन लीड है वो बड़ा फेमस था, वो लड़का हुई थी नाम है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा क्या है कि अगर आप किसी मेन एक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपको उसका एडवांटेज मिल जाता है। और मेरे साथ ऐसा ज़्यादा हुआ कि मैंने ज़्यादातर जो चाइना के जो वेल नोन फेस हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। अभी एक और फिल्म करी मैंने लास्ट ईयर एंडी लो के साथ में, उसमें मैं किंग दुबई का क्राउन प्रिंस बनाऊँ। अच्छा। हाँ, वो फिल्म मेरे ख्याल से अगले साल, इस साल रिलीज होने वाली है। तो और दूसरा ये भी था कि मैं आई एम नॉट अ ट्रेंड एक्टर एक्चुअली, मैं कोई एक्टिंग का कोर्स करा नहीं, मैंने कुछ नहीं कर रखा है। कुछ नहीं कर रखा। 6 महीने वहाँ किया था, लेकिन हाँ, वो उनके साथ में सीखा था ऐसा, तो पैर कांपने लग गए थे, तो समझ लो सीखा ही नहीं है। लेकिन ये रहा कि मैंने हार नहीं मानी, जैसे मौका मिला तो आई डिड इट। पर लगता है कहीं ना कहीं जो 6 महीने आपने बॉम्बे में सीखा था वो चाइना में कहीं कुछ काम आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक वाइड रेंज पे एक आइडिया लग जाता है ना आपको कि यार किस तरह से ये होता है, किस तरह से कैमरा, कैसे आपने आपके हाव भाव, हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज। और फिर ये फिल्म करते करते धीरे धीरे सीखता गया। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। मतलब आपको मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जो जर्नी थी, हाँ जी, हाँ जी, काफी रोमांचक है और काफी इंस्पायरिंग है। हाँ जी, हाँ जी। आपने फिल्मों में तो काम कर लिया चाइनीज, और आप काफी पॉपुलर रहते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कोई ऐसा ऑफर नहीं आया कि भैया चलो देव रतोड़ी जी के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए? मैंने सुना भी है, कहीं बात हुई थी ये कि देव रतोड़ी जी की एक फिल्म बनने की बात हो रही है, क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। उत्तराखंड के टिहरी से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से दिल्ली जाना, वहाँ से फिर बॉम्बे जाना, वहाँ से फिर चाइना जाके इतना बड़ा अंपायर खड़ा करना, तो क्या आपके ऊपर कोई फिल्म नहीं? बहुत सारे मेरे को ईमेल आते रहते हैं बॉलीवुड से नहीं, बन चाइना से भी। हाँ। कि आपकी लाइफ के ऊपर एक कुछ ऐसा फिल्म्स वगैरह का करते हैं। ओके। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ में रोलर कोस्टर था, तो मैंने ऐसा कहीं अप्रूव नहीं करा कि इस तरह से बननी चाहिए। लेकिन पिछले साल जब मैं इंडिया में था,
तो एक इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छापा था हाँ, कि मेरी लाइफ के ऊपर जो है बहुत फेमस आर्टिकल है वो। सातवीं की क्लास में चाइनीज की टेक्स्ट बुक में मेरी लाइफ स्टोरी पढ़ाई जाती है। मैंने पढ़ा वो कल तो आर्टिकल। उसके बाद बहुत सारे एक डायरेक्टर हैं बम्बे में, उन्होंने कहा कि नहीं सर आपको ना ये राइट मुझे देने ही पड़ेंगे, आप मैं लिखता हूँ, मैं इसमें वेब सीरीज बनाता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने काफी मेहनत करी, लाइक कम से कम 7 पन्नों की पूरी बाइबल लिख रखी है वेब सीरीज के लिए। 700 पन्नों की। हाँ 700 पन्नों की और वेब सीरीज के लिए। उसके अलावा अभी एक फिल्म प्रोड्यूसर है साउथ इंडिया के, वो 4 बार आ गए चाइना। अच्छा, इसी सिलसिले में। तो वो अभी इस पे एक बुक लिख रहे हैं। ओके। तो इस लाइफ पे पहले एक बुक होगी तो आप उसके बाद उस पे एक फिल्म बनेगी। तो आप क्या चाह रहे हैं, वेब सीरीज चाह रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर या एक फिल्म चाह रहे हैं, मतलब आप किसको राइट देने वाले हैं? बुक भी लिखो। अगर मेरा तो ये है कि अगर यंग बच्चे इंस्पायर हो सकते हैं इस स्टोरी से, जितने तरीके से हो पाए, जितने तरीके से हो सकते हैं, ये होना चाहिए। बहुत ही हाँ सुंदर। जी, हाँ जी। तो मतलब आपकी जो कहानी है, बायोग्राफी है, वो हमें बड़े पर्दे पे देखने के लिए जल्द मिल सकती है, कहीं ना मिल सकती है 1-2 साल के अंदर। अच्छा, हाँ, क्या बात है। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपको एडवांस में उसके लिए। थैंक यू। देव भैया, मैं एक दिमाग में मेरे सवाल आ रहा था, आप इंडिया में थे, आपने इतनी मेहनत करी, हाँ जी। आप दूध बेचते थे, ठीक है, फिर आप बॉम्बे गए, आपने वहाँ कराटे सीखे, आपने एक्टिंग सीखी, लेकिन फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी इंडिया में आपको मतलब वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया। फिर चाइना जाना हो, मतलब चाइना जाके आपको इतनी सारी चीजें मिली जो इंडिया में नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ किस्मत का खेल भी था कि भगवान ने ये सोच रखा था कि भैया चाइना जाएगा तभी इसका भविष्य उज्जवल हो पाएगा? नहीं, देखो किस्मत अपने, मैं शुरू से ही मानता हूँ किस्मत अपने हाथों में होती है। हर एक आदमी अपने हाथों से अपनी किस्मत बदल सकता है, बना सकता है अच्छे कर्मों के द्वारा। अगर आप धर्म युक्त कार्य करेंगे तो आप डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप ग्रो करेंगे, उस मुकाम पे पहुंचेंगे। उसके लिए तो एक तो है आपका थॉट जो है। देखो मैं इतने गरीब परिवार से आता हूँ, आप यकीन करेंगे कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ मैं 8वीं क्लास तक नंगे पाँव स्कूल जाता था। चप्पल नहीं होती थी, क्या थी नहीं, कपड़े एक जोड़ी कपड़ा होता था पूरे 1 साल तक, और वो भी यहाँ लग रखा, वो हम बोलते हैं ना ठगला, ऐसा लगे होते थे 3-4 कम से कम। तो इस स्थिति से हम लोग गुजरे। 14 साल 15 साल की उम्र में मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था, है ना। पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक करी है। उसके बाद आप चाइना में देखो इतनी सारी फिल्म्स कर दी है, कोई मैंने कोर्स नहीं करा, इतने सारे रेस्टोरेंट खोल दिए, 150 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ऐसा यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। ये किस्मत आपका एक हाथ तक है, लेकिन मैं ज़्यादा किस्मत को नहीं बोलूँगा कि किस्मत से सब कुछ हो जाएगा। आपके हाथ में ज़्यादातर चीज़ें हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, और आपका जो थॉट है मेन, जो मुझे लगता है इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे लगता है कि सारा गेम ना थॉट का है। अगर आप उतना बड़ा अभिषेक, आप उतना बड़ा बन सकते हो जितना आप सोच सकते हो। आप अपनी लाइफ में उतना बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकता है आप। ऐसा नहीं, जहाँ तक हाँ आपने सोचा। जैसे मैं एक इंटरव्यू है मेरा, मैं 2013 का एक इंटरव्यू है, एक चाइनीज़ मीडिया ने इंटरव्यू करा था। कह यार प्लान क्या? मैं कह रहा मेरे को लगभग चाइना का हर रीजन कवर करना है। अच्छा, ऐसे बोल दिया था? हाँ, मेरे को 50 से 100 कम से कम ऐसे इतने रेस्टोरेंट खोलने हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू करा अभी 10 साल बाद। कह रहा यार उन्होंने दिखाई वो क्लिप, ये तो सच होगी बात। हाँ, तो वो आपका। और उस टाइम आप सोचो कि जब मैं चाइना में, मैं जब यहाँ था, मैं 1997 में मैं बम्बई चला गया, 98 में हीरो बन गया। तो ये सोच थी, एक थॉट थी जो कि आपको आगे ले जाती है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ थॉट से नहीं होगा, मैंने सोच लिया और मैं सो रहा हूँ ऐसा होगा तो फिर सपने में ही होगा, रियल में नहीं होगा। और रियल में तब होगा जब वो थॉट आपको सोने नहीं देगी, आपको जगाए रखेगी। इंग्लिश में कहावत है, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। वो जो एनर्जी है वो तब आएगी जब आपका सपना है सामने, आपने जाना है। जैसे मेरे को आज गांव जाना है तो मुझे पता है कौन से रास्ते से जाना है, मैं पहुंच जाऊंगा। अब मुझे पता ही नहीं वहां जाना है तो खो जाओगे आप, खो जाऊंगा, भटक जाओगे। तो ज़्यादातर जो लड़के हैं, एक तो गिव अप कर लेते हैं बहुत जल्दी, है ना। और दूसरा देखो, अगर आपको कामयाब होना है, आपको आगे बढ़ना है, एक तो आपका ड्रीम्स बड़ा होना चाहिए। आप उस तक हो सकता है ना पहुंचे, लेकिन उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तक पहुंच जाएंगे। आपके डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। आप यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। अगर आपको आगे बढ़ना है भैया, अगर आपकी ज़िंदगी में ये प्रिंसिपल्स नहीं है, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाओ ज़िंदगी में, ये काम मेरे को नहीं करने। मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, हर दिन अच्छी दारू पी सकता हूँ, है ना, नहीं भी, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। इतने रेस्टोरेंट है, मैं हर दिन नॉन वेज खा सकता हूँ, नहीं खाते, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ।
मतलब डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी मेरा है। बिजनेस है, मैं 10-11 बजे तक सो सकता हूँ, मैं 4:30 बजे 5 बजे उठता हूँ, ज्यादातर कभी लेट भी हो जाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हमेशा 5-6 बजे से पहले बांध रखा आपने। 1 घंटा ध्यान करता हूँ। शेड्यूल बांधा भाई। रात को मैं आराम से 1:30-2 बजे तक गेम खेल सकता हूँ, मैं 10 बजे सो जाता हूँ। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं ये जरूरी जो है। आपको अपनी जिंदगी में सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, और वही सिद्धांत आपको, प्रिंसिपल आपको आगे लेके जाएंगे। जैसे कई लड़के मेरे पास आते हैं चाइना में भी कि हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं क्या, तुम्हारे पास बहुत पैसा है कहाँ, वो दिख नहीं रहा है, पैसा कहाँ है आपके पास में? आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो सिद्धांत है, वो आपका धन है, वो बैंक में नहीं है। आप क्या हो, पैसा किसी प्रोडक्ट पे नहीं लगता है, पैसा लगता है एक इंसान पे, उसकी छवि पे वो कैसा इंसान है। अगर आपने अपना एक नेचर, कितने भी लोगों से आप मिलोगे, 50 लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, वो हो आप। मैं, मेरे पीछे लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मैं वो हूँ। ये नहीं कि कोई 2-4 लोग मिलके मेरी तारीफ कर रहे हैं मेरे सामने, अरे हाँ यार ये अच्छा। अगर वो अच्छा, अगर वो उसके अंदर कमी होगी, 2-4 लोग डेफिनेटली पीछे बोलेंगे। भाई मेरी जो कमियां हैं वो मेरे सामने कोई नहीं बोलेगा, तो पीछे बातचीत हो रही है वही मैं हूँ, तो उस पर काम करना है। तो अगर उस पे काम हो तो डेफिनेटली यार, है ना। तो देखिए भैया, उत्तराखंड के टिहरी में कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव केवरिया सोड़ है। केवरिया सोड़ है, ये घनसाली क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ कौन कौन रहता है अभी आप? वहाँ पर अभी पिताजी हैं, अच्छा, और एक मेरी भाभी जी है, अच्छा, और एक बच्ची है। तो अपनी जड़ों से आप जुड़ रखे हो पूरी तरीके से। बिल्कुल और बिल्कुल। कितना आना होता है उत्तराखंड चाइना से? कितनी? मैं लगभग हर साल आता हूँ, एक चक्कर तो हम लोग मारते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो जड़, जैसे पेड़ है ना, अगर वो पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है तो भैया कितना ही कर लो तुम, पेड़ सूख जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है कि जड़ों को इतना मजबूत कर रखा है कि अपने लोगों से जुड़े रहना। और वहाँ पर भी हम लोग, जैसे हमारा डेली पूजा करना, हमारे बच्चे हैं, शनिवार इतवार को हम उनसे पूजा करवाते हैं, ताकि वो भी चाइना में कल्चर पूरा फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, दिवाली होली मनाते हैं पूरे धूमधाम से। अच्छा। और बच्चों के लिए डेली पूजा, हमारे बच्चे हैं उस स्कूल में, चाइनीज स्कूल में, जो हमेशा टीका लगा के जाते हैं। क्या बात है। हर दिन तो इस तरह से उनको जोड़ के रखा अपनी संस्कृति से। बहुत ही सुंदर। देहरादून आप आ रखे हैं, देहरादून अनफिल्टर्ड शो है, कैसा लग रहा है देहरादून? और सबसे पहले देहरादून आना कब हुआ था आपका जीवन में? देखो, देहरादून में तब आया था मेरे ख्याल से 1994-5 में, जब मैं दिल्ली जा रहा था। अच्छा। तो ये पूरा पेड़ों से भरा पड़ा, हरियाली हरियाली हरियाली, मजा आ जाता था। लेकिन अब तो गर्मी गर्मी हो रही भाई तुम्हारे देहरादून में। इसका कुछ करो। उसके बाद कब आए थे 94 के बाद देहरादून? मैं 2011 में दिसंबर में, मेरी ससुराल है ऋषिकेश में। अच्छा। यही मेरी शादी हुई है। अच्छा। तो उस दौरान आया था मैं। अच्छा। 2011 में। हाँ। तो देहरादून आना कैसा लगता है? ऐसा देहरादून को बहुत ज्यादा समझने का मौका नहीं मिला। Okay. प्यारी सिटी है, लाइक ऐसा Modern. और अभी मॉडर्न है। यंग जनरेशन जो नया स्टार्टअप में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग लाइक भारत में बहुत हलचल है। जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, लाइक इंटरनेट के माध्यम से, और अलग अलग उससे। तो इट्स गोइंग गुड। तो इस बार किस वजह से देहरादून आना हुआ, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? हाँ, ये इस बार बहुत ही प्यारा मकसद है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा। अच्छा। उनकी पहल पे उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा। हाँ। कि लगभग हम लोग 27 से ज्यादा देशों के लोग, हाँ। उनको एक ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा उन्होंने एक मंच पे लिया। उत्तराखंड के लोग? उत्तराखंड के। अच्छा। और वो सारे इतने कामयाब लोग हैं। अगर मैं कंपेयर करूं तो भैया, मैं उसमें देव एक बहुत छोटा नाम है। अच्छा। उसमें इतने सक्सेसफुल लोग हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी कि पहले हमको एक इकट्ठा करा एक मंच पे। तो हमारी पिछले साल एक मीटिंग हुई थी ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन मीटिंग। तो उन्होंने कहा अरे सब लोग साथ में जुड़ के कुछ करते हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे नए लोगों को मिलने का मौका मिला, और जानना है यार कि हमारे उत्तराखंडी कहाँ और कितने ऊंचे पद पर पहुंच रखे हैं, कितना बढ़िया कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में, कोई आईटी में, किन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर में है, कोई मतलब सारे बड़े बड़े वो हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हर देशों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन में, अपना दुबई साइड में मैं देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मीटिंग में फिर उन्होंने रखा एक प्रस्ताव कि भाई मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोग इतने सक्षम हैं, विदेशों में इतना बढ़िया कर रहे हैं, आप लोग जो है भारत में अपने कम से कम अपने गांव के लिए, मेरा गांव मेरा तीर्थ, उसके लिए कुछ कीजिए। अच्छा। तो मीटिंग हुई, तो उसमें रात गई बात गई, मीटिंग हुई, सब लोग खुश थे, बातचीत हुई हमारी। और उसके बाद मैंने देखा कि उस ग्रुप में कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो हमने उनको एक ईमेल लिखा कि हम लोग ऑलरेडी गांव में बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे थे हम लोग 12-13 से, जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे आप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे, स्कूलों की जो हमारी जो थोड़ा हालत थी उसके लिए हम लोग जैसे फर्नीचर बदल दिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हम दे रहे थे।
तो वो काम कर ही रहे थे हम लोग। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं शुरुआत मैं करता हूँ इसकी, हम एक नहीं हम 2 गांव गोद लेंगे। गोद क्या लेना, वो गांव की सेवा करेंगे, है ना, क्योंकि गांव को गोद लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव ने हमको गोद ले रखा है, लेकिन हम गांव की सेवा करना चाहते हैं। तो 2 गांव का हमने प्रस्ताव रखा और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जब वो बात दूसरी मीटिंग में, तो उन्होंने उस ग्रुप में हमारे सुधीर नोटियाल जी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे जो इसको मैनेज कर रहे हैं प्रवासी प्रकोष्ठ को, तो उसमें जब बात शुरू हुई कि यार 2 गांव ऑलरेडी गोद लिए जा चुके हैं देव रतुड़ी द्वारा, तो फिर बाकी लोगों ने फटाफट इसकी शुरुआत हो गई है। तो आपने एग्जांपल पहले से सेट कर रखा था? मैंने इसलिए सेट करा कि यार कि 2 लिखूंगा कम से कम, बाकी लोग एक तो गाँव तो शुरुआत करेंगे ही। तो आज आप देखेंगे उसका नतीजा कि 17 से ज्यादा गाँव जो है अडॉप्ट हो चुके हैं जो प्रवासियों द्वारा। अच्छा। और मैं देख रहा था पिछली कल परसों की मीटिंग में, प्रवासी सम्मेलन में 35 से ज्यादा लोगों ने क्या बात कर रखा है कि भाई हम लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा। तो ये बहुत ही जबरदस्त पहल है कि एक तो एकजुट करने की और एक लोगों को जोड़ने की, अपनी संस्कृति से जोड़ने की, अपने गांव से जोड़ने की। और आने वाले टाइम में यही जो हमारे जो प्रवासी हैं, अगर सरकार इसको डिस्कनेक्ट नहीं करती और मतलब रेगुलर कंटिन्यू करती है, तो मैं बता रहा हूँ कि इससे बहुत फायदा होने वाला है उत्तराखंड को। हाँ, जो प्रवासी हैं वो सक्षम है, वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। अपने गांव में जब वो आएंगे, अपने गांव की सेवा करेंगे, देखेंगे यार गांव में क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हमारे उत्तराखंड में नई नई स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, नई नई बच्चे ऐसा ऐसा कमाल कर रहे हैं। तो ये जो प्रवासी हैं जो सक्षम है, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये तो हो गई कि गोद लेने की बात। और 2 गांव आपने गोद लिए हैं। हाँ जी। नाम क्या क्या है इन 2 गांवों के? एक ग्राम केमरियासोड़ गांव है और एक सुनार गांव है। मैं केमरियासोड़ से हूँ। और दूसरा वाला गांव? सुनार गांव है, हमारे गांव के साथ ही है। अच्छा, मतलब वो पड़ोसी गांव है, इसलिए आपने 2 गांवों को गोद लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था, इतना लंबा सफर तय किया है, तो आपको लगता है आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बारे में सोचा था? क्योंकि आपने कहा था जहाँ तक आपकी सोच है वहां तक आप पहुंच सकते हैं, तो आपको लगता है कि आपका सोच की जो है लिमिट आ चुकी है कि अभी सोच और ऊपर तक की है? नहीं नहीं, देखो मैं ये कहूंगा, जैसे हम लोग एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म का ट्रेलर आता है, ये सिर्फ ट्रेलर है, ये ट्रेलर है अभी। हाँ, फिल्म बाकी है, फिल्म तो अभी बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत है। और मैंने जैसा कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न। मैं देख रहा हूँ कि फिगर आउट कर रहा हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने समाज को क्या वापस दे सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं जितनी भी कमाई होती है, मैं वैसे बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका 80 से 90% जो है वो हमारे समाज के उत्थान के लिए जाता है। मैंने अपनी जरूरतें कभी बढ़ाई नहीं। आप कभी भी कोई चाइना आएंगे तो लोग देखते हैं, बल्कि हमारे घर वाले बोलते हैं भी यार देखो आपके एम्प्लॉयों ने तो 2 घर ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, मेरी वो जरूरत ही नहीं है, है ना। हम तो मुरली वाले के भरोसे हैं। क्या बात है। तो वो जो प्लान करता है, हम उसके जो जैसा वो चाहता है उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो समाज में कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सकता है योगदान दें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो यंगस्टर हैं, अगर वो सक्षम हैं और कर सकते हैं, तो उनको जॉब के साथ साथ वो कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में आए। अच्छा। अगर आपके पास 10 लाख है, 10 लाख इन्वेस्ट करें, कैलकुलेटिव रिस्क लें, समझें उसको। यंग बच्चे आजकल तो डिजिटल इतना प्लेटफॉर्म है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके पास 1 लाख से शुरू कर, देखो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था मैंने, उसमें मेरे ख्याल से कितना लगा होगा, 10-12 लाख से शुरू करा। आज की डेट में हमारा एक रेस्टोरेंट बनता है, उसमें 2 करोड़ रुपए लगते हैं, है ना। तो अलग अलग है, एकदम बड़ा नहीं होगा। आप छोटे से शुरुआत की, लेकिन कुछ करो। उससे क्या होगा कि 2 फायदे होंगे। एक तो आपके अंदर का जो फेयर है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये लगेगा यार दूसरे का भला मैं फील कर दूं, पहले मैं अपना घर बना लूं, मैं थोड़ा पैसा सेव कर लूं। और वो एक फेयर भी रहता है यार कि जॉब छूट जाएगी तो क्या होगा। लेकिन अगर आप एक बार एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए, तो शुरुआत आपने कर दी, तो आप कम से कम 2-3 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। आप समझेंगे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, तो धीरे धीरे आपका वो भाव बदल जाएगा और आपकी थॉट जो है उसको एक एक्सपेंड हो जाएगी और आप सोचेंगे समाज में कैसा एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और एज ए एंटरप्रेन्योर आप डेफिनेटली लाइक बड़ा कर रहे हैं तो आप बड़ा योगदान देंगे, है ना। जॉब में तो एक लिमिटेशन है, बिल्कुल। तो इसमें मैं जरूर सलाह दूंगा कि यंगस्टर को बिजनेस की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। थैंक यू। तो अब हम इस जो ये हमारा एपिसोड है उसके हम आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी। उत्तराखंड के लोगों के लिए, यूथ के लिए, साथ ही साथ देश भर का जो युवा है, हाँ जी, जो कुछ बनना चाहता है जीवन में, जो कुछ अच्छा करना चाहता है जीवन में,
उनके लिए क्या संदेश रहेगा और क्या सक्सेस मंत्र आप उनको देना चाहेंगे? भाई सक्सेस मंत्र एक ही है, करना आपको ही है कोई और आके नहीं करेगा। कोई और आके नहीं करेगा। हम लोग लगते हैं कि यार किस्मत, यार कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, सपोर्ट नहीं करता, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ऐसा बहुत सारे लोगों का रहता है। दुनिया भर के एक्सक्यूज के सर हमारे पास, अरे हम भी कर सकते थे, हमारे पास अगर पैसे होते हम भी कर सकते थे, अगर मैं पढ़ा लिखा होता मैं भी कर सकता था यार, अगर मैं इतने अच्छे परिवार से होता यार, लोग मेरे रिश्तेदार मेरे सपोर्ट करते। देखो भाई, मैं एक ऐसे गाँव से आया हूँ, एक बच्चा जिसके पैर में जूते नहीं है, जिसके पास एक जोड़ी कपड़ा है, जिसको कई बार भूखे भी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी टाइम आया हमारे गांव में, हम एक दो दिन भूखे सोए, खाने के लिए नहीं। आपके बीच का ऐसा बच्चा, एक पैसा नहीं है, बड़ा देखो, अगर आप बहाना मारोगे यार पैसा नहीं तो आप बड़ा नहीं कर सकते, तो देव ने कैसा करा है ना। अगर आप ये बोलोगे यार कि मेरे घर वालों ने मदद नहीं करी, मेरे घर वालों के पास तो मेरे को पढ़ाई करने के लिए भी पैसे नहीं थे, 11वीं 12वीं करवाने के लिए, तो वो भी आपका बहाना नहीं चलेगा, है ना। तो करना आपने, हम जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो मैंने बताया था कि अपना थॉट चेंज करो, हाई रखना। आप कर सकते हो, आपको अपने आप को समझाना है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको समझाने। तो ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कर नहीं सकते, या दूसरा मदद नहीं कर रहा। तो मेरे चाइना में कौन जानता था। मैं पहला बच्चा हूँ अपने गाँव से जो कि जिसका पासपोर्ट बना, जो गाँव से बाहर गया, विदेश गया। पहले थे आप, पहला आदमी। आज उसके बाद अपने गांव से भी लेकर आए सारे, लगभग मैं तो 200 से 300 लोगों को ले जा चुका हूँ। 100 लोग तो हमारे यहाँ ही काम कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि आदमी कर नहीं सकता है, तो बहाने से ज्यादा आपको सॉल्यूशन पे काम करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपने देखना है, अरे प्रॉब्लम को, उसके 1000 प्रॉब्लम कभी अकेली नहीं आती है। प्रॉब्लम हमेशा ध्यान रखना, वो 10 सॉल्यूशन लेके आती है, पर सिर्फ आपका थॉट आपको चेंज करना है। कि हमें हमेशा लगता है यार कि ये समस्या आ गई यार, अरे भैया समस्या नहीं आई, वो 10 समाधान लेके भी आई है। तुम खोलो तो सही अपने दिमाग, देखोगे तो हर समस्या का हल है। तो 2-3 चीजें भाई गुरु मंत्र जो मैं देना चाहूंगा। एक तो है कि लाइफ में डिसिप्लिन आपको जरूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन जरूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको शिद्दत के साथ करें, नहीं तो उसको छोड़ दें, आधा अधूरा नहीं करना। ठीक है, आप दिल से जितना आपसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई पूरा परफेक्शन आपको लगता है यार कि मैं यहाँ तक इसको कर सकता हूँ, करो उसको। उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार हमारे रेस्टोरेंट में चाइना में मैं जॉब करता उस टाइम एज अ वेटर, हमारे जो बर्तन धोने वाले वो चले गए, नहीं आए, सबने हाथ खड़े कर दिए। मैनेजर साहब ऐसा, अरे यार कौन करेगा, सब भी यार ये काम मेरा थोड़ी है। मैं कहा भाई एक काम, और इतना पूरा गंदा हो रखा था वो एरिया। मैंने देव रतुड़े ने स्लिप्स ऊपर करे, मैं कह 1 घंटा दो मेरे को, चलो निकलो बाहर। अच्छा, पूरा किचन, टॉयलेट, सारा रखने का सामान चक। मैं बता रहा हूँ कि नो वन कैन डू बेटर क्लीनिंग देन मी। क्या बात है। मतलब मैं जो भी जॉब हाथ में लेता हूँ पूरा भाई, आई विल मेक श्योर दैट कि ये काम इतना नहीं, इतना परफेक्ट होना चाहिए। वो आदत डालनी पड़ेगी आपको हर काम में, चाहे आप चाय बना रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप वीडियोग्राफी करें, एडिटिंग करें, आप फिल्म में आप रोल अदा कर रहे हैं। जितना मेरे से होता, मैं कोई ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो भी रोल मेरे को मिलता मैं कोशिश में यार जितना मेरे को आता उसको मैं पूरा 100% देता हूँ। 100%। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, मेहनत आपके हाथ में है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, यार मैं कर तो रहा हूँ यार, ऐसा होगा तो ये वही वाली बात हो, यार मैं परीक्षा तो दे रहा हूँ, परीक्षा मैं तब दूंगा, पहले बता दो मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ज्यादातर लोगों का माइंड सेट आजकल ऐसा है। अरे भैया तुम शिद्दत के साथ परीक्षा तो दो, फिर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और कर्म को अगर आपने कर्म की तरह कर दिया, उसको योग की तरह कर दिया, मैं बता रहा हूँ कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है अभिषेक जो आपको रोक सकती है। आप एक विजन बना लो 5 साल का, शॉर्ट टर्म मत बनाओ। यार आप देखो मेरे को 10 साल बाद यार इस मुकाम पे पहुंचना है, और उसके लिए काम करो। क्योंकि अब आपके पास एक आ गया, जैसे अर्जुन के पास था कि भैया मछली की आंख है, मेरे को तीर उसी पे मारना है। बाकी लोग तो पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, मछली देख रहे हैं, आंख, क्योंकि उनके दिमाग में 36 चीजें चल रही है, लेकिन अर्जुन के दिमाग में सिर्फ वो आंख है। तो जिस दिन हम सबको अपनी वो आंख पे निशाना, आपको एक मिशन मिल गया कि मेरे को लाइफ में ये करना है, मुझे पता मेरे को अपना गांव नहीं अपने समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़ा करना है, उस थॉट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोक सकता है, एक आदमी जो रोक सकता है उस मिशन को, वो है आप खुद ही। अच्छा, और कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। हम बोलेंगे यार सरकार, ये पड़ोसी वड़ोसी, कोई नहीं। और फिर क्या होता है जब आपका, पर मकसद अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मकसद अच्छा है, बड़ा विजन है, और आपने गोल बना दिया 5 साल में ये करना है, आप देखेंगे
ब्रह्मांड की सारी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको पुश करना शुरू कर देगी उस मिशन को पार करने में। हाँ, अच्छी आदतें बनाओ यार, सुबह ध्यान करो, भजन करो, अपनी बैलेंस बहुत जरूरी है भाई। कामयाबी हो नहीं कि आपने कामयाबी में आपने 1000 करोड़ कमा दिया और आपका दोस्त नौकरी ढूंढ रहा है और आपके साथ पढ़ता था, आपका भाई जो है कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा है, आपके जो बाकी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो कहीं भूखे मर रहे हैं, कहीं कोई वहां पर पड़ा हुआ है, उसको मैं कामयाब नहीं बोलता भाई। कितने भी करोड़पति हैं आप, आपका दिल बड़ा नहीं, आप अपने लोगों को नहीं चले। आप चढ़ गए पहाड़ी पे ऊपर, अरे मैं सबसे ऊपर पहुंच गया भैया हिमालय पे, और बाकी लोग नीचे नीचे गिरोगे तो भाई धड़ 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 यहाँ नीचे आते आते आप मरे हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सारे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, आप गिर भी गए तो यहाँ पर आपके थामने वाले हैं। क्या बात है। तो साथ लेके, मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ कि भाई सबको अपने समाज को साथ लेके चलो, बैलेंस बनाओ स्पिरिचुअली भी और मेटेरियल वर्ल्ड में। ऐसा नहीं कि आपकी जरूरतें उसको भी पूरा करो, लेकिन रखो साथ साथ बैलेंस बहुत जरूरी है। आपका परिवार और आप, ये नहीं कि भाई आप तो चले गए आगे और आपके साथ के दोस्त आज भी ढूंढ रहे नौकरी। नहीं, मैं अपने सारे दोस्तों को जो हाई स्कूल में थे, कब तक पुराने दोस्त फोन कर रहे हैं, अरे यार मेरी राशन की दुकान नहीं चल रही, मैं कहा चल बना पासपोर्ट आ जा। दुनिया बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो मेरे साथ पढ़ते थे उस दौरान, कहीं कोई स्पेन है, कोई कनाडा चला गया। मैं जहाँ हो सकता था, जहाँ उन मदद होती है करता हूँ उनको, ताकि हमारे लोग साथ में आगे बढ़े। कल के दिन बैठे तो यार मजा भी आया। आप अकेले बैठे तो क्या बैठे है ना। तो क्या बात है। ये सिद्धांत रहा है शुरू में, और मुझे लगता है और ये काम भी करता है भाई, ये काम भी करता है। अगर आप प्योर हार्ट रखोगे, किसी के प्रति आपका द्वेष भाव नहीं है और आप सबकी मदद करना चाहते हैं। और एक चीज और रहे अभिषेक, जो मैंने नोट करी है, मैं कभी भी किसी के साथ बैठता हूँ, शुरू से रहा मेरा, चाहे वो कितना करोड़पति है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे कुछ भी हो, मैं ये देखता हूँ कि मेरे अंदर पहला भाव ही आता है कि मैं इसकी कैसी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि भैया अगर आप खरबपति हैं, आप मेरे को तो देने वाले नहीं हो, मैं गरीब हूँ तो मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ। तो हम लोग कोई ऊपर नीचे नहीं है। आप ये मत समझो कि ये मिनिस्टर है तो मैं एक नौकर हूँ, या फिर ये करोड़पति है तो मैं गरीब हूँ। नहीं, कभी भी अपने आप को कम मत आंको। आप उसी फील्ड पे हो, उसी लेवल पे हो आप, तो अपना भाव ऐसा रखो कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ इस आदमी की, है ना। तो उस तरह के भाव अगर आएंगे तो आप अपने आप को और बेहतर पोजीशन पे ले जा सकते हैं। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके देव भैया, और बहुत ही इंस्पायरिंग मैं बोलूँगा आपके साथ ये सेशन रहा, और कई सारे लोगों को बहुत ही अच्छा संदेश भी गया होगा, पूरे देश वर्ष को और खासकर उत्तराखंड को। बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपके आगे के सफ़र के लिए और आपकी आने वाली फिल्म के लिए। बाकी आखिरी बार एक चीज़ बता दीजिए मुझे, कब बुला रहे हो आप चाइना? अपने टीटी के बंदे को चाइना तो बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। हाँ, एक बार आ जाइए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं एक्चुअली इस साल ना। ओके, 2-4-5-6 दोस्त हैं मेरे जो कि अभी चाइना आ रहे हैं। आप आए और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने आपका एक वीडियो देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। मैं कल रात को ही देखा एक्चुअली। अच्छा, ऐसे आ गया। उसमें आप बता रहे हैं कि यार मैंने एक बार वो चैनल था खोला, नहीं चला, दोबारा खोला, नहीं चला। तो वो आपकी जो, सही बता रहा हूँ, ये आपको बहुत दूर तक ले जाने वाली है। सही बता रहा हूँ आपको, नेवर गिव अप। आपका ड्रीम है, आपने हार नहीं माननी है, लगा रहना है। और वही योद्धा है, ये नहीं कि जो जीत गया वो नहीं है योद्धा, जीत गया वो योद्धा है, लेकिन हार के और उसके बाद हार न मानना और दोबारा से खड़ा होना, दूसरी बार खड़ा होना। यू आर सेटिंग अ न्यू एग्जांपल फॉर यंग जनरेशन। कीप डूइंग दैट, नेवर गिव अप एंड यू विल राइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर एपिसोड। और बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपके आगे के सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देव रतुड़ी भैया का सोशल मीडिया हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं भैया के साथ, सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ सीख लेना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के जरिए इनसे सीधा जुड़ सकते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद।